वर्कशीट जो है 8वीं की कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन नामक पुस्तक से। और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 9 और आज की तारीख है 23 अक्टूबर। आपको याद ही होगा हम संविधान के बारे में बातें कर रहे थे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी छोटी सी और बड़ी सारे ज्ञान वाली वर्कशीट। यहाँ पर हेडिंग दी गई है संसदीय शासन पद्धति। तो चलो देखते हैं क्या खास बातें हैं यहाँ पर। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, यानी कि हमारे यहाँ सभी नागरिक जिन्हें भी भारत का नागरिक माना जाता है या जिनके पास भी वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड हमारा नागरिक पहचान पत्र होता है, वो सभी वोट डाल सकते हैं और साथ में वोटर आईडी को बनवाते हैं और फिर वोट डालने जाते हैं। तो वोटर आईडी भी हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो बनवा सकता है उसे। उसके बाद यहाँ लिखा है संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोग आज़ादी के समय या आज़ादी से कुछ समय पहले एक संविधान सभा का गठन किया गया था जो भारत के लिए संविधान बनाने वाली थी, तो उस सभा में जो सदस्य थे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भारत के नागरिक यानी भारत या ये कहें कि भारत की जनता को इतनी समझ है कि वह वोट कर सके और किस प्रकार का व्यस्क मताधिकार। इस व्यस्क मताधिकार का क्या मतलब है? इसका मतलब है 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी व्यक्ति जो है भारत में वोट डालने की क्षमता यानी कि समझ क्षमता भी नहीं, समझ रखते हैं। तो इस बात का कुल मिलाकर मतलब ये है कि संविधान सभा के सदस्यों को ये लगा, उन्हें ये समझ में आया, उन्हें ये बात स्वीकार हुई कि 18 साल से जितने भी ऊपर के व्यक्ति हैं, चाहे वे स्त्री हैं या पुरुष हैं, भारत में उन सभी को वोट डालने का अधिकार देना चाहिए। और उसी के तहत आज भारत में सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार भी है। संविधान सभा के सदस्यों को ये विश्वास था कि अगर सभी 18 साल से ऊपर के लोग वोट करेंगे तो उनके अंदर लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। लोकतांत्रिक सोच का मतलब लोगों का शासन, आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे और जब ऐसा होगा कि लोग एक दूसरे को समझेंगे तो उनके अंदर से जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो फर्क यानी कि भेदभाव है, जाति, धर्म, लिंग के आधार आदि सभी चीज़ों के आधार पर जो भेदभाव वो आपस में करते हैं, जो असमानता वो एक दूसरे के साथ करते हैं, वह कम हो सकेगी या फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इसीलिए उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान रखा। अब ये सार्वभौमिक मताधिकार का क्या मतलब होता है? अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब हमारी वर्कशीट में, तो यहाँ पर एक तरीके से ये बताया गया है कि संसदीय शासन पद्धति जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार का की जो परिभाषा है वो शायद यहाँ लिखना भूल गए हैं। मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि देश में जितने भी नागरिक हैं सभी को वोट डालने के लिए और इलेक्शन में खड़े होने के लिए समान अवसर मिलेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उन्हें वोट करने के और चुनाव में खड़े होने के समान अवसर दिए गए हैं या समान अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। और भारत में ये 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को प्राप्त है। अब यहाँ पर संसदीय शासन पद्धति हेडिंग डाली गई थी और यहाँ पर वही बताया गया है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलें कि ये जो बता रहे हैं संसदीय शासन के बारे में बता रहे हैं कि संसदीय शासन पद्धति किस तरह से जनता की पद्धति मानी जाती है। देखिए, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोग सीधी भूमिका निभाते हैं और ये किस तरह निभाते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कारण सभी लोग देश के
देश के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जिसमें उनकी सीधी भूमिका है। सीधी भूमिका का मतलब उन्होंने सीधे स्तर पर उन्हें वोट किया है। और जो प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं वह लोगों द्वारा चुने गए हैं, इसलिए वह लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। जवाबदेह मतलब उनकी लोगों के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि उनके अनुसार नियम, कायदे, कानून बनाए जाएं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। तो और ये पद्धति कौन सी पद्धति है जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है? संसदीय शासन पद्धति में ये अधिकार लोगों को प्राप्त होता है और इसीलिए इस पद्धति को जनता की शासन पद्धति भी कहा जाता है। तो चलो बढ़ते हैं अब आगे शक्तियों के बंटवारे की ओर। इस शक्तियों का बंटवारा क्या है? दरअसल जो संविधान हमें प्राप्त है या जो हमारा संविधान बनाया गया है उसके अनुसार भारत की सरकार के 3 अंग हैं। किसके 3 अंग हैं? भारत की सरकार के 3 अंग हैं। पहला अंग है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। देखिए, संविधान के अनुसार राज्य के यानी कि भारत के ये 3 अंग बनाए गए हैं। भारत का जो ये पहला अंग है, ये इसके अंदर जो भी व्यक्ति हैं वो प्रतिनिधि हैं जो जनता द्वारा चुने गए हैं और ये लोग मिलकर कानून बनाते हैं। जो भी लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं वो सभी विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करवाते हैं और शासन को चलाने में मदद करते हैं या व्यवस्था को चलाते हैं। और तीसरा जो हमारा अंग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था है और इसका कार्य है कानूनों की सही व्याख्या करना। मतलब जो कानून बनाए गए हैं एक बात के एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं, तो कोई उन कानूनों का गलत प्रयोग न कर सके, इसलिए ये कानूनों की सही व्याख्या करता है। यहाँ तक कि अगर कार्यपालिका या विधानपालिका यानी कि विधायिका कोई नियम बनाते हैं और वो नियम जनता के हित में नहीं है तो न्यायपालिका में कोई व्यक्ति अगर जाकर अर्जी देता है या मुकदमा लड़ता है तो न्यायपालिका उस नियम के खिलाफ भी न्याय यानी कि निर्णय सुना सकती है। मतलब अगर हमें कोई निर्णय कार्यपालिका या विधानपालिका का गलत लगता है तो हम उसके खिलाफ न्यायपालिका जा सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ही है न्याय करने वाली संस्था जो हमारे साथ न्याय करती है। किसके साथ? जनता के साथ न्याय करती है। अब बढ़ते हैं आगे। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा, किसी भी शाखा मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यही प्रावधान किया गया है। मतलब इनमें से कोई भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग न कर सके, इसीलिए इन तीनों अंगों को एक दूसरे से अलग रखा गया है। एक दूसरे से अलग रखने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर विधायिका कोई गलत नियम बना देती है तो कार्यपालिका उसके खिलाफ बोल सकती है कि ये गलत है, और अगर ये दोनों मिलकर कोई गलत नियम बनाकर उसे चलाना चाहते हैं तो न्यायपालिका उसके खिलाफ निर्णय दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। इसलिए आगे लिखा है ना यहाँ पर, देखिए, शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश, अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच संतुलन बना रहता है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। चलो देखते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलान करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे मिलान और मैं देखती हूँ कि आपको क्या क्या पता है। सबसे पहले हमसे पूछा है भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया ही था कि इसके लिए होनी चाहिए कम से कम 18 साल की उम्र, और ये आपने अभी अभी सुना ही था। अब दूसरा, जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो जनता द्वारा कौन चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? जनता द्वारा जिसे चुना जाता है उसे कहते हैं हम प्रतिनिधि। इसके बाद तीसरा, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा गया है कि आज़ादी के लिए संघर्ष क्या कहलाता है? आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया वह कहलाता है स्वतंत्रता संघर्ष। उसके बाद अगला, हमसे पूछा है इन्होंने कि कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो हमें पता ही है कि कानून बनाने वाली संस्था को हम कहते हैं विधायिका।
जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं, आपको ये याद रखना है। फिर इन्होंने हमसे पूछ लिया है कि कानून को लागू कौन करेगा, तो कानून को लागू करने वाली संस्था का नाम है कार्यपालिका। इसके बाद फिर इन्होंने हमसे पूछा है कि ये बताओ कि कानूनों की सही व्याख्या कौन करेगा, तो हमने बता दिया कानूनों की सही व्याख्या करती है न्यायपालिका। तो ये मिलाए हमने स्तंभ। अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब ये वीडियो देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे आपका काम करने में मदद भी मिलती होगी और अपना कॉन्सेप्ट, जो भी आपका पाठ का कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका पाठ है, वो समझ में आपको आ पाता होगा या आपको इससे बहुत मदद मिलती होगी। तो मेरी आपसे छोटी सी विनती है कि प्लीज़, जब जिस तरह आपको इन वीडियोस को देख के बहुत हेल्प मिलती है काम करने, बिल्कुल उसी तरह जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, खुशी मिलती है, और जब खुशी मिलती है तो हम अच्छा काम और बहुत प्यार से करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर के निशान पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। वीडियो को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो जैसे ही हमारी वीडियो डाली जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूट्यूब नोटिफिकेशन, और आप वहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अब प्रश्न उत्तरों की ओर। सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया ही कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका और उनके प्रतिनिधियों का जनता के प्रति जवाबदेह होना। इसके साथ में आप ये भी लिखें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को जिनकी उम्र 18 वर्ष है उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है। मैं रिपीट करती हूँ, आप सभी यहाँ पर ऐड करके लिखें, इसके अनुसार भारत के सभी 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे ऐड करके ज़रूर लिख लेना। इसके बाद हम करते हैं दूसरा प्रश्न जो इन्होंने हमसे पूछा था कि संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है कैसे। तो भाई सीधी सी बात है कि संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये जो प्रतिनिधि हैं ये जनता के प्रति जवाबदेह हैं, इसीलिए संसदीय शासन पद्धति को जनता के शासन की पद्धति कहा जाता है। यहाँ पर कोमा लगा लीजिएगा बीच में। फिर इन्होंने हमसे तीसरा प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? इन्होंने हमसे पूछा है राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं और उनका महत्व बताइए। तो चलिए फटाफट से बता देते हैं। हमारे राज्य के 3 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं। भारत के या राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका बनाती है कानून, कार्यपालिका करती है कानूनों को लागू, न्यायपालिका इनके द्वारा बनाए गए कानूनों की सही व्याख्या करती है कि किस कानून का क्या अर्थ है और उसको किस तरह से लागू किया जाना या मानना चाहिए। इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है चौथा प्रश्न कि शक्तियों का बंटवारा क्या है। तो हमने अभी अभी ये भी सीख लिया है कि शक्तियों के बंटवारे का मतलब है एक दूसरे के द्वारा जो शक्तियां प्रयोग की जा रही हैं उनका कोई भी गलत इस्तेमाल न कर सके और एक दूसरे पर निर्णय लेते समय वो स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष रहे। इसके लिए जो प्रावधान किया गया है ताकि तीनों के बीच में संतुलन बना रहे। किन तीनों के बीच में? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यही पद्धति जो है शक्ति का बंटवारा है। तो चलो पढ़ते हैं हमने क्या लिखा है। राज्य की किसी भी शाखा के द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, यानी कि नियंत्रण रखता है, जिससे तीनों अंगों के बीच संतुलन बना रहता है और इसे ही कहते हैं
शक्ति का बंटवारा। तो ये थी आज की अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट जो थी बहुत नॉलेज वाली। फिर हम ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने सेक्शन के फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, नमस्कार और थैंक यू।